अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह खैर, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और है जी वीक का पहला दिन, और जिस दिन होता है मंडे उस दिन होता है बहुत सारा स्ट्रेस और काम। ये तो बस सोच की बात है, वरना हर दिन एक जैसा ही होता है। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं सोच के साथ कि आज क्योंकि नया मंथ भी शुरू हुआ है 1 सितंबर, और इसके अलावा नया दिन भी शुरू हुआ है। तो नया दिन हो या नया महीना हो, इसको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए कि इसमें आपने ये रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए कि जो काम आप नहीं कर सके वो काम आप कर लेंगे। जैसे मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी और मैं अपने खाने पीने का ख्याल रखूंगी, क्योंकि इससे होता यह है कि हम काम में या फिर मसरूफ़ होने के बायस बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं, और फिर उससे हमें उस टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, लेकिन बाद में जाके फिर हमें एहसास होता है कि हमें वीकनेस हो रही है, हमारी शुगर लो हो रही है, हमारा बीपी लो हो रहा है। और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए अपना मील, लंच या वॉट जिस टाइम पर आप खाना खाते हैं या फिर नाश्ता करते हैं। अच्छा, मुझ समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि अपना लंच स्किप कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं कि डिनर डिले कर देते हैं, नाश्ता नहीं करते। उस वक्त में पता नहीं चलता, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। और होते 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 जब आप अपना मील स्किप करते जाते हैं तो आपकी शुगर डाउन होना शुरू हो जाती है, और उसके अलावा आपका बीपी डाउन हो जाता है, जो सेहत के लिए डेंजरस भी हो सकता है। राइट नाउ मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों को ये बताऊं कि भाई आपने कुछ भी हो जाए, कितने भी बिजी हो, अपने खाने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना है। और जो आपको पसंद है वो आप खाएं, चाहे आप छोटी सी ब्रेक लेके खाएं या फिर आप अपने लंच का एक मखसूस टाइम बना लें, मगर अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट आपने स्किप नहीं करना है। बहुत सारा पानी पीना है और अपनी शुगर और बीपी भी चेक करते रहना है। कुछ लोगों को हाई शुगर का इशू होता है, कुछ लोगों को लो शुगर का जो है वो इशू होता है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं। सेहत की बातें तो हो गई, अब खूबसूरती की बातें कर लेते हैं। और खूबसूरती की बातों में जी आज हमारे पास जो रेमेडी है, वो रेमेडी आपकी स्किन को बनाएगी चमकदार, शाइनी और बेबी लुक देगी आपकी स्किन को ना। तो आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि जी जल्द को फ्रेश रखने के लिए, जल्द को तरोताज़ा रखने के लिए आपने लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। उसके बाद आपने उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाना है, और फिर 1 चुटकी हल्दी शामिल करके अच्छे तरीके से उसको आपने मिक्स कर लेना है। फिर आप ये पेस्ट जो है अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। अब आपकी जो जल्द है वो हो जाएगी चमकदार, मुलायम, नरम, और बेबी बेबी लुक उस पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो जी रेमेडी हो गई जनाब। अब आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। शहर का मौसम कैसा है? अच्छा, शहर का मौसम जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट मैं अभी आ रही हूँ, रास्ते में मैंने देखा कि मौसम अच्छा था। मेरे बाद अभी जो ऑफिस आने वाले लोग हैं उनको मौसम कुछ और तरीके से मिलेगा, लेकिन सुबह के टाइम तो मौसम बहुत अच्छा था। अब जो वेदर रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से है कि शहर कायद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब है। शहर कायद में आज बूंदाबांदी का भी इम्कान है। यस, ओके। अच्छा जी, शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 70% से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दिन भर जो मौसम है ना वो कैसा रहेगा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं और आपको बताते हैं, ताकि अगर आपने कहीं बाहर जाना है दिन 2 बजे, 1 बजे, तो पता करते हुए चले जाए ना कि जी मौसम की कंडीशन क्या है। तो वेदर रिपोर्ट ये है कि 11 बजे है 31 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 31 सेंटीग्रेड, 1 बजे है 31 सेंटीग्रेड, और 2 बजे भी है 31 सेंटीग्रेड। तो जनाब ये तो हो गया मौसम, और जल्दी से बढ़ते हैं वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि आपने ग्रॉसरी करनी होगी तो पहले से आपको प्राइस पता हो। थोड़ा सा लड़ झगड़ ही लें आज आप सब्ज़ी वाले से, आप उसको बता ही दें कि आपको पता है रेट्स क्या हैं। तो टमाटर है 161 और जल्द के लिए बेहतरीन। आलू है जी 63। अच्छा, आलू का पेस्ट बना के ना आप चेहरे का मास्क भी बना सकते हैं, और खाना तो बनता ही ज़बरदस्त है। लहसुन जो है वो है 322 पर, और लहसुन जो है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। अदरक जो है उसकी चाय भी बड़ी फेमस है। गाजर जो है वो 92 पर है, आँखों के लिए मुफीद। तुरई जो है बड़ी ज़बरदस्त बनती है 115। लौकी 138 पर है, और जैसे फूल गोभी आएगी ये 115 पर है। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन फूल गोभी खाता है। और खीरा जो है वो है 115 पर। भिंडी जो है वो 173 पर है, भिंडी गोश्त बड़ा अच्छा बनता है। और प्याज जो है 63 पर है, और ये जो प्याज है बालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहती है। और प्याज का जो पानी है
वो अगर आप अपने सर के बालों में लगा रहे हैं और उसके बाद आप अपना जो बाल हैं वो वॉश कर रहे हैं तो आपके बाल शाइनी शाइनी हो जाएंगे। करेंसी रेट्स जान लेते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं। और करेंसी रेट्स जो हैं वो हमारे पास स्टैटिक होते हैं, लेकिन डेफिनेटली ओवरऑल आप लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप लोग ये रेट सुनने के बाद जो है वो आइडिया लगा सकें कि क्या है जी माल का हाल। 187 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 204 कैनेडियन डॉलर, यूरो जो है 331 पर है और कोई दिनार है जी 926 के ऊपर। इसके बाद हमारे पास है यूके पॉन्ड 382, सऊदी रियाल 75, उसके बाद स्विस फ्रैंक 351, यूएस डॉलर जो है वो 283 पर है। अब कुछ बात करते हैं कि जी कौन सी फ़्लाइट्स आ रही हैं, कौन सी फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं। जी हाँ, कैंसिल कौन सी हो गई, ऑपरेशनल और तकनीकी वजूहात की बिना पर आज कौन कौन सी फ़्लाइट जो हैं वो कैंसिल हुई हैं और कौन कौन सी फ़्लाइट्स वक्त पर रवाना होंगी। ये हैं जी 6 परवाज़ें जो कि कैंसिल हो गई हैं। कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़ PF 143145 मनसूख। कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज़ PF 123125 मनसूख। कराची से लाहौर PIA की परवाज़ PK 306 मनसूख। कराची से पेशावर PIA की परवाज़ PK 350 मनसूख हो गई। तो जनाब ये हैं वो परवाज़ें जो कि मनसूख हो गई हैं। और आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी अहम समातें हैं, आज कौन कौन सी अहम समातों का जिक्र है सिंध हाई कोर्ट में। अच्छा जी, तो ये सिनेरियो इस तरह से है कि आईने और रेगुलर जो बेंचेस हैं उनके रूबरू अहम केसेस की जो समात है वो मुकर्रर है। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात। दरखास्त पर समात जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सोना जो है वो नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। मतलब वैसे तो सोना बड़ा मशहूर है पहनने के लिहाज से भी, बेचने के लिहाज से भी, बनाने के लिहाज से भी, लेकिन अब कीमत के लिहाज से भी जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। आलमी मार्केट में सोना $36 महंगा होकर $3,447 फ़ी ऑन्स हो गया। 1 तोला सोना 3,600 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 3,67,400 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर कायम कर दी गई। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपये इजाफे से 3,14,986 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। और चांदी जो है वो 1 तोला चांदी 81 रुपये इजाफे से 4,202 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है जी। अच्छा जी, अब जो है वो आपके साथ में एक और ख़बर शेयर करते हैं एंड इट्स अबाउट पेट्रोल। अच्छा जी, हुकूमत ने क्या किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। अच्छा, अब ये जो रद्दोबदल होता है ना, इससे आवाम को थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं और उन्हें समझ नहीं आता चल क्या रहा है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखी जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं एक ऐसी खबर जिस खबर के बाद जो है आप लोग कहेंगे कि जी ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। आपने पूरी दुनिया में कुछ इस तरह के लोग देखे होंगे कि यूजुअली जब सैलाब की सूरत हाल होती है या फ्लड सिचुएशन होती है तो वो ये करते हैं कि वो उससे दूर जाते हैं, वार्निंग जारी कर दी जाती है, इतराफ़ की आबादियों को खाली कर देते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जब सैलाब आ रहा होता है या आ रहा है तो कुछ ऐसी फुटेजेस देखने को मिली हैं कि लोग पिकनिक समझ के उसको देखने के लिए जा रहे हैं। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और एक फुटेज है जो कि हम ज़रूर आपके साथ में कल या रिसेंट अभी शेयर करेंगे डेफिनेटली। उसमें एक पापड़ वाले भाई हैं जो कि वहाँ पापड़ बेचने की गर्ज से जा रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे ये देखने के लिए कि सैलाब कहाँ से आ रहा है और सैलाब कहाँ को जा रहा है, तो मैं वहाँ पापड़ बेचूंगा। तो आप देखें कि मतलब ये बिज़नेस आइडिया भी वहीं पे लोगों को आ गया कि जी यहाँ पर भी जो है इस तरह की चीज़ें बेची जा सकती हैं। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने कोशिश ये की कि उस सैलाब के पानी में नहा लिया जाए। बताने का मतलब ये है कि इट्स नॉट फनी, ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस सामने आ रही हैं कि भाई लोग सैलाब देखने जा रहे हैं, लोग पिकनिक समझ के जा रहे हैं। फॉर गॉड सेक, ओके फाइन, हम बहुत ब्रेव नेशन हैं, ओके फाइन, हमारा बहुत बिलीव है हर चीज़ में अल्लाह ताला के ऊपर, लेकिन प्लीज़ एहतियात बेहतर है, एहतियात करें और फिर अल्लाह से मदद मांगे। तो भाई ये भी सूरत हाल है कि फ़्लड की सिचुएशन में लोग पिकनिक समझ के जा रहे हैं, लोग देखने के लिए जा रहे हैं, लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग एंजॉय, किस बात का एंजॉय करने जा रहे हैं, ये एक हैरानकुन बात है। आप अपनी जानों को बचाएं, आप वो जहाँ पर फ्लड सिचुएशन है वो जगह आप खाली कर दें
ताकि आपकी भी जान बच सके, आपके घर वालों को भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके घर वालों को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा ना करें, वो आबादियाँ, वो इतराफ़ की जगह खाली कर दें, सेफ़ रहें, दूसरों की ज़िंदगी भी बचाएं। फिर अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो 2-4 लोग और भी आपको बचाने के लिए जाएंगे। फिर रेस्क्यू एहलकारों को भी खासी मुश्किलात पेश आती हैं इस तरह के डिफ़िकल्ट तरीके से लोगों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो सेफ्टी रखें, फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ अनयूजुअल अनइंटेंशनली हो जाती है तो वो एक अलग बात है। बट मैंने जब कल इस तरह की ये फुटेजेस देखी तो मैं हैरान रह गई कि हमारी जो आवाम है ये क्या कर रही है। चलिए जी, हो गई ढेर सारी बातें। अब शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे आवाम की बात, आवाम के मसाइल की बात, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी शो में मौजूद होंगी। तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक लेना है, मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ, आप भी टी ब्रेक ले लें। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और आज आवाम के मसाइल पर बात करने के लिए, हल्के के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है। इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं मिलवाती हूँ आपको अक्सा से, जो कि हमारी करस्पॉन्डेंट है, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर सिद्दीकी, जो कि MKM पाकिस्तान से हैं और MPA हैं, और ये जो हैं PS 102 से हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि कराची के आवाम के वैसे तो इतने मसाइल हैं कि अगर बैठ के डिस्कस किए जाएं तो शायद एक शो नहीं, कई सारे शो निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और ऊपर से जो रेन के बाद जो डिज़ास्टर हुआ है वो सिचुएशन अलग है। तो थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ। देखिए 3 से 4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है यूनुस ढाका साहब ने। अच्छा। और उस पर शाहजेब खानजादा साहब ने एक प्रोग्राम भी किया है। तो वो अगर आप 3 दिन पुराना, आप तो 4 दिन पुराना आर्टिकल है, डॉन में लिखा है जी, तो आप पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारे साथ 15 सालों में क्या हुआ है। तो वो पूरा 15 सालों का उन्होंने निचोड़ दिया है कि जब से 18वीं तरमीम हुई, ये हर महीने जो है वो एक कोई ना कोई अच्छे राइटर या सहाफ़ी आर्टिकल लिख रहे होते हैं इस हवाले से, और हमें अच्छे तरीके से आइडिया है कि क्या कुछ हुआ है 15 सालों में। लेकिन हम तो आपसे सुनना चाहते हैं ना आमिर भाई, हमें तो आपसे पता करना है, क्योंकि एक्टिव तो इस वक्त आप लोग हैं ना, काम तो इस वक्त आप लोग कर रहे हैं ना। मैं उसी बात को लेके आगे चलूंगा। देखिए वो उसमें उन्होंने कंप्लीट एनालाइज किया है कि 3360 अरब रुपए जो कराची का शेयर था वो उसको नहीं मिला, जो सिंध गवर्नमेंट को NFC अवार्ड से पैसे मिल रहे हैं हर मंथ और हर साल जी। तो वो जो 25,000 अरब मिले उसमें 3360 अरब रुपए कराची के ऊपर लगने थे, मिलने थे, जो कि उसको नहीं मिले। आप सोचेंगे पूरे मुल्क का जो शहर रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो मुल्क चलाता है, आज उसकी सूरत हाल क्या है। जहाँ पे आपकी सारी पोर्ट से हैवी ट्रैफिक निकलती है उसके टैक्सेस मिलते हैं, मगर वो शहर पे नहीं लग रहे, तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहकुन हालत में पहुंच चुका है। 2010 में जो सूरत हाल थी, आज हम उससे तबाहकुन सूरत हाल में जा चुके हैं। अब हम मज़ीद हमारा बिगाड़ आ रहा है, हम ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक ये इंतज़ामिया, आप लोग सियासतदानों को कहते हैं सियासतदान बिल्कुल करप्ट होंगे, ख़राब होंगे, और हैं, वो भी सही करना नहीं चाहते। मगर अब कराची के अंदर जो इशू आ गया वो इंतज़ामी मामलात का है। जब तक ये कंप्लीट इंतज़ामिया चेंज नहीं होती, कराची में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसमें पूरी, आप चाहे कमिश्नर कराची ले लें, DCs ले लें, चीफ सेक्रेटरी ले लें जी, पूरी कंप्लीट इंतज़ामिया कराची की चेंज नहीं होगी जब तक कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि 30-30 सालों से यहाँ पे पोस्टिंगों पे हैं, 20-20 साल से पोस्टिंगों पे हैं। तो 20 साल से जब वो कुछ नहीं कर सके, आज पुलिस का महकमा ले लें, आज रोड एंड ट्रांसपोर्ट ले लें, आप KMC ले लें, DMCs ले लें, DCs ले लें, जो ऑफिसर 20-20 सालों से यहाँ पे 18 ग्रेड से लेके 20 और 21 ग्रेड पे आ गए, उन्होंने शहर के लिए क्या किया है। देखिए पैसा आपके पास आता है, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पैसा देती है, सूबाई गवर्नमेंट देती है इंतज़ामी को खर्च करने के लिए। जहाँ पे 60% करप्शन हो, 30% एग्जीक्यूशन हो रही हो, तो आप सोच सकते हैं कि शहर तो तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। आज देखें हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो स्कीम्स मिलती हैं उसके अंदर, अगर हमने स्कीम जरदारी साहब ने हमें दी तो उस पर KMC आके खड़ी हो गई और 16 अरब रुपए उन्होंने ज़ाया कर दिए। कोई एक स्कीम बता दें किसी गली यूसी की। अच्छा चलिए आमिर भाई, ये सारे आपने अपने रिजर्वेशंस बताए कि भाई इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर ये लैक है। आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम तो ये बात कई दफ़ा कर चुके हैं कि जी
स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके अपने अपने पास ये इख्तियारात हैं। आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए, आवाम की आगाही के लिए ज़रा ये बता दें आप लोगों के पास इख्तियारात क्या क्या हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पास जो इख्तियार, क्योंकि ना ये ब्लेम गेम का जो इशू है ना ये खत्म होना चाहिए। आवाम को पहले पता चल जाए ना कि भाई ये पीपल्स पार्टी, ये जिस तरीके से मेयर कराची जो है वो 33% कराची के इख्तियारात है उनके पास, वो काम कर सकते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए अभी रिसेंट जो MQM पाकिस्तान है इनके क्या इख्तियारात हैं, ये क्या कर सकते हैं। फिर जमात इस्लामी की बात देखिए हमारे पास जो 100% इख्तियारात हैं वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 100% हमारे इख्तियारात अपने पास लिए, क्योंकि हम कराची शहर के MPs हैं। 100% इख्तियारात ले लिए देखिए हम उन्होंने अपने कराची शहर के MPs हैं। कराची शहर ने MQM पाकिस्तान को मैंडेट दिया है, तो उनके MPs के 100% इख्तियार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। हमारे 100% MPs के इख्तियारात जिनके पास सिंगल पेनी भी उनके पास नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके कोई डेवलपमेंट का काम करा सकें। तो जो शहर टैक्स देता है, जिस शहर के MPs हैं जो मुल्क को जनरेट करके रेवेन्यू दे रहा है, उनके तक कंप्लीट इख्तियारात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो जब आपने MPs के इख्तियारात ही अपने पास रख लिए, उस असम्बली के MPs जो शहर को ऑन करते हैं, तो जब आपने कोई इख्तियार ही नहीं दिया हुआ तो आप कैसे आप सोच सकते हैं कि आप तब्दीली ला सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, जमहूरियत ये है कि उन्होंने कंप्लीट आपके इख्तियारात अपने हाथ में रख लिए हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं है, सारा गवर्नमेंट ने अपने पास सर्व कर लिया है। तो आप बताएं कैसे हम आगे चीज़ें कर सकते हैं? वाटर बोर्ड के अंदर आप कोई काम नहीं करवा सकते, KMC आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, क्योंकि गाइडलाइन ये है कि चलिए सर ये एजुकेशन साइड का बता दें कि एजुकेशन साइड पे क्या क्या कुछ हुआ, क्या रिफॉर्म्स हुए? देखिए एजुकेशन ऐसे बता दें क्योंकि अब उसके बारे में तो हम बात देखिए एजुकेशन के अंदर 15 साल का भी आप निचोड़ ले लें, 15 साल में एजुकेशन के अंदर 28,000 बच्चे, 28 लाख बच्चे मुल्क से बाहर, अपने स्कूल से बाहर थे। आज 78 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है 15 साल में, और आने वाले 5 साल के अंदर 1 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर होंगे। तो ये एजुकेशन है शहर के स्कूल। मेरे हल्के में, मैंने असेंबली में जब करारदाद आई कि आप स्कूल अडॉप्ट करें, मैंने 11 स्कूल अडॉप्ट किए। पहले दिन से मैं स्कूलों पे विजिट कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे हाथ भी जोड़े, उनकी रिक्वेस्ट की, उनके दफ्तरों में हम रोज़ जा के बैठते हैं। तो सिंगल पेनी भी आज तक मेरे स्कूलों पे रिलीज़ नहीं हुई है। टेंडर हो चुके हैं। स्कूलों की हालत ऐसी है कि बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, फर्नीचर नहीं है, छतों के प्लास्टर गिरे हुए हैं, किसी स्कूल में लाइट नहीं होती, और हम वहाँ पे 5 kVA का सोलर भी नहीं लगवा सकते। 5 kVA का सोलर 7 से 8 लाख में लग सकता है। तो आप सोचेंगे तालीम भी इन्होंने छीन ली शहर की, हॉस्पिटल इन्होंने छीन लिया, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती, घर में आपको गैस नहीं मिल रही, लाइट आपके पास नहीं है, पानी आपको गंदा मिल रहा है। तो ये शहर रहने के लायक नहीं रहा। ये हमें सज़ा दी जा रही है कि हम टैक्स जमा करके देते हैं, तो इस सूरत में हमें सज़ा मिल रही है। हम क्यों बार बार, देखिए हम असेंबलियों में आवाज़ उठा रहे हैं, रेजोल्यूशन ला रहे हैं, एडजमेंट मोशन लाते हैं, कॉल अटेंशन लाते हैं, मगर इनके सर पे जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि ये जमहूरियत नहीं है, ये तो डिक्टेटर से भी बदतर गवर्नमेंट है कि इन्होंने तो अगर किसी की प्रोविंशली जो है वो 1 या 2 सीटें भी होना तो उसके पास भी आवाज़ आ जाती है, वो भी वोकल होके बोलता है, ठीक है आपके पास ठीक ठाक सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के आप रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हम जाते हैं, हम बताते हैं कि जी स्कूल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है वो कान नहीं धरती, तो सर फिर वाई आर यू सिटिंग इन द गवर्नमेंट, वाई आर यू सिटिंग विद दिस लाइक यू नो, जिसमें कहा जाता है तमाम स्टेक होल्डर्स, तो फिर आप निकलें, फिर आप लोगों को तो इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। आमिर भाई जी देखिए, आप असेंबली के इजलास ले लें, हर इजलास में हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, वॉकआउट भी कर रहे हैं, चाहे रोड्स पे एहतजाज हो, चाहे अपना असेंबली के अंदर एहतजाज हो, हर फ्लोर पे हमारे एहतजाज मौजूद हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही तो हम पंजाब गवर्नमेंट से कह दें कि हमारे स्कूल बनवा के दो। अब तो हमारे पास कोई और हल नहीं बचता। हमने तो कई दफ़ा असेंबली में कहा है, हमारे MPs भी डिमांड करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही। मैंने आपको कहा ना कि आप आर्टिकल पढ़ेंगे, 3360 अरब रुपए हमारे थे 15 साल के, वो उन्होंने कहाँ खर्च किए कुछ नहीं पता। तो शहर के अंदर स्कूल भी नहीं बना के दे रहे हैं, पीने का साफ़ पानी भी नहीं दे रहे हैं, सेवरेज के मसाइल आपके सामने हैं। कोई एक इशू बताएं जो गवर्नमेंट हल कर पा रही हो। हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार उनके पास है, नंबर्स उनके पास है, पैसा उनके पास आता है, तो वो करप्शन में सारा पैसा। आप ये कह रहे हैं कि कराची में जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो हालत ज़ार है वो ये है कि वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, और जब फंड मांगे जा रहे हैं आपकी जानिब से, कहा जा रहा है कि जी रिफॉर्म करते हैं, तो पीपल्स पार्टी बात नहीं सुन रही।
देखिए मैं पीपल्स पार्टी की ये हालत है, मैंने एजुकेशन के मिनिस्टर साहब के हाथ भी जोड़े। तो जब वो असेंबली में उनसे तकरीर करते हैं तो हमारे ज़ाती बिजनेस पे सवालात पे आ जाते हैं। हम कहते हैं कि खुदारा आप स्कूल जाके देखें, हम कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं कह रहे। आज देखें इस सूबे का, इस मुल्क का मसला तालीम है। तालीम हमारी जो है ना लाइफ लाइन है। आज तालीम हमारी बिल्कुल ख़त्म से ख़त्म हो गई और इंग्लिश प्राइवेट स्कूल भी हमें नहीं पढ़ा पा रहे। तो तालीम का निज़ाम इतना ख़राब कर दिया है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो क्या उस टाइम 25 साल पहले, 30 साल पहले सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते थे। आज सरकारी स्कूल में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपका ड्राइवर भी है ना तो वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, भले 500-600 फीस वाले में पढ़ा ले, वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लेके जाएगा अपने बच्चे को। तो आप सोचें जहाँ पे ये म्यार हो गया हो तो आप तालीम को सोच सकती हैं। और उस तालीम पे 650 अरब रुपए सालाना खर्च होते हैं, जिसमें 400 अरब की तनख्वाहें दी जाती हैं। तो जहाँ 400 अरब की तनख्वाहें दी जा रही हो, 650 अरब रुपए आप तालीम पे खर्च कर रहे हो और उसके आप नंबर्स उठा लें, हर साल पीछे जा रहे हैं। हम कहते हैं कि आएँ आप छोटे छोटे काम करवा दें, सिर्फ वॉशरूम ठीक करवा दें, पानी की लाइन ठीक करवा दें, एक सोलर लगा दें 5 से 6 kVA का। जब स्कूल में लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को आप कुछ नहीं कर सकते, तो स्कूल में लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम आपको पता है स्कूल्स के कैसे होते हैं, तो कौन अपने बच्चों को भेजेगा। छतें गिरी हुई हैं, बुक्स मिलती नहीं हैं। मैं 16 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आप मेरा असेंबली का रिकॉर्ड उठा लें, मैंने टीवी चैनल से उठा लें, आपके चैनल्स पे कितने प्रोग्राम किए हैं, टेंडर्स हो चुके हैं, फंड रिलीज नहीं किए जा रहे। हम कहते हैं खुदारा किस बात का बदला ले रहे हो। चलिए जी, टेंडर्स भी हो गए हैं, आवाज़ भी उठा ली है, बात भी कर ली है आमिर भाई ने, और ये कहते हैं कि जी रेजोल्यूशन भी इनकी जानिब से दी जाती है। और इतने सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, छतें टपक रही हैं, वॉशरूम का निज़ाम ठीक नहीं है, लाइनें ठीक नहीं है, बिजली नहीं है। तो ऐसे माहौल में स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ने के लिए आएंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई हमारे साथ इस वक्त आमिर भाई मौजूद हैं। हल्के के मसाइल पे बात हो रही है, आवाम के मसाइल पर बात हो रही है, और वही बात हो रही है कि जी ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, लेकिन सॉल्व करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फंड ही नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी तो अग्री ही नहीं कर रही कि रिफॉर्म्स हो। अब पीपल्स पार्टी का जब मौक़िफ़ होगा तो फिर डेफिनेटली उनकी तरफ से उनका कोई MPA MNA होंगे, तो फिर हम उनसे ज़रूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या इशूज़ हैं। अक्सा हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा, आप भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं और जाती हैं, आप भी आवाम के मसाइल देख रही होती हैं। और कभी हम देखते हैं कि अक्सा हमें बता रही होती है कि जी आवाम को जो है वो बिजली के इतने मसले हैं, पानी के इतने मसले हैं, गैस के इतने मसले हैं। तो आप बताएं कि वाकई ये आपको ग्राउंड रियलिटी क्या लगती है कि इतने मसाइल हैं और एड्रेस किए जाते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते, आवाम भी परेशान होती है, उस हल्के के जो MPA होते हैं वो भी परेशान होते हैं, MNAs भी परेशान होते हैं, बाकी जो वहाँ पर मुताल्लिका काम कर रहे होते हैं वो भी परेशान होते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही होती। हम तो बेसिकली हमारा काम है, हम रोजाना जा रहे होते हैं हर इलाके में। और हम बेसिकली हम अगर अपने करीबी इलाके की बात कर लें, कोरंगी जहाँ पर हम रेगुलर जाते हैं, तो वहाँ पर अब तो बाकायदा हम जब कवरेज के लिए जाते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, तो लोग ये कहते हैं हमसे कि अब आप क्या कर लेंगी। हम भी बोल बोल के थक गए। बाजों का सूरत हाल ऐसी होती है कि आवाम को जो गुस्सा होता है, उनको जब कोई नुमाइंदा नहीं मिलता, तो बेसिकली जब हम ही मीडिया वाले सामने जाते हैं तो उनका गुस्सा हम पर आ जाता है। हम खुद भी देख रहे होते हैं कि जो सूरत हाल है, अभी रिसेंटली कोरंगी के नालों की बात कर लें, जो कोरंगी के टाउन चेयरमैन की अगर हम बात कर लें, वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन अब तक काम वहाँ पर नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि कोरंगी में बहुत ज़्यादा पार्क बनाए जा रहे हैं, पार्कों के इनॉग्रेशन हो रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली करने वाली चीज़ है वो अभी तक उस तरीके से नहीं हुई जो आवाम को सहूलत मिल सके। जो नालों की सफाई है, नालों की बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई भी हादसा जो है वो ज़रा सी बारिश होती है और यहाँ पर हादसे शुरू हो जाते हैं। लोग डरने लगते हैं कि हमारे घर से जो निकला हुआ बंदा है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ये सूरत हाल है। काफ़ी सारे मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। शाह फैसल कॉलोनी में 30 साल हो गए, पीने का पानी नहीं है। कल ही मैं वहां से कवरेज करके आई हूँ। लोग परेशान हो गए, बड़े से बड़ा बंदा हो या छोटे से छोटा बंदा हो, वो ये कह रहे हैं कि हम कतार में लगे हुए हैं पानी के लिए। अब तो ये सूरत हाल है, जो वहाँ पर RO प्लांट लगे हुए हैं ना, उनमें भी पानी बंद होकर आता है। 3 घंटे पानी बंद होगा, 1 घंटा पानी आएगा। और जो पानी आ रहा होगा उसका प्रेशर इतना कम होगा कि वो एक कैन जो 5 मिनट में भर जाए वो 20-20 मिनट लेगा। सही। तो सूरत हाल कुछ इस तरीके की। ओल्ड सिटी एरिया हम चले जाएं, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरे तरीके से खत्म हो चुका है। चन्नैसा टाउन की मैं बात कर लूँ, आजम बस्ती की बात कर लूँ। क्या नॉर्थ की तरफ नहीं आते हैं लोग? नॉर्थ कराची की तरफ नहीं गई आप रिपोर्टिंग करने के लिए? वहाँ पे भी हम गए। सूरत हाल वहाँ पे बताएं वहाँ पे क्या हालात हैं नॉर्थ कराची? सड़कें बड़ी खराब है वहाँ की। वहाँ पे तो जब बंदा जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो आपकी बैकबोन है
ना वो डैमेज हो गई है पूरे तरीके से। वहाँ पे गाड़ियों का काम इतना निकलता है, वहाँ पे जो शहरी है ना बाइक सवार, वो कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हमारी बाइक पे कोई ना कोई खराबी निकलती है। जो वहाँ पर चिंची वाले हैं, आपको पता है नॉर्थ कराची में, न्यू कराची में चिंची बहुत ज्यादा चलते हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे पूरा जो एक टायर है वो खड्डों में जाता है। ये सूरत हाल है। तो कराची का कोई जरूरी नहीं है एक इलाका ऐसा हो। कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची का कोई एक इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन मिलेगी कि लोग प्रॉब्लम फ्री हैं। नहीं भाई, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है और हर कोई अपने एरिया के बारे में बात करने के लिए बड़ा ही जो है ना एंथुजियास्टिक रहता है कि भाई नहीं, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, चाहे मलीर हो, चाहे लांडी हो, कोरंगी हो, नॉर्थ हो, जितने भी हमारे ये सारे कराची में एरियाज़ हैं ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, जब अक्सा अभी बात करी है तो आमिर भाई ना बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ये आमिर भाई, नॉर्थ कराची के नाम से आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अभी पूछते कि नॉर्थ कराची में ओवरऑल, ऑब्वियसली इनका तो एरिया दूसरा है, लेकिन फिर भी पूछते कि ओवरऑल इन जनरल जो आवाम के मसाइल हैं हर इलाके में, हर एरिया में। अभी ब्रेक के लिंक में मैंने आमिर भाई को कहा कि आमिर भाई, हमारी तरफ जो है वो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और यूजुअली बिल भी सब टाइम पे पे करते हैं और 100% जो है सेक्टर 8 में लोग बिल पे कर रहे होते हैं। लेकिन ये कौन सा मैजिक है, ये कौन सा कि इलेक्ट्रिक के पास जादू है कि 2 गलियों में जो है वो मुस्तकिल लोड शेडिंग हो रही है 2-2 घंटे की, ऐसे जैसे कि सुबह दोपहर शाम नहीं, मतलब डॉक्टर की दवाई होती है कि सुबह दोपहर और शाम, और फिर 9:30 बजे के बाद जो है अब आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी, तो अब आप जो चाहें कर सकते हैं। तो ये किन किन बुनियादों पर ऐसा होता है? और फिर अवाम हल्के के लोग, आपके हल्के में भी होता होगा ना, आपके पास जब आते हैं इस तरह से शिकायत लेकर, तो आप उनको क्या जवाब देते हैं कि हम क्या करें, या कोई एहतजाज करते हैं या नहीं करते? क्योंकि इट्स मतलब कहना चाहिए कि आप स्पीचलेस हो जाते हैं कि आप बिल टाइम पे कर रहे हैं, आप हर चीज़ SOP के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, फिर भी आपके 2 गलियों में लोड शेडिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ लोग बिल पे नहीं कर रहे, और वो भी उस एरिया के नहीं है, वो कहीं शायद उन्होंने कोई और कनेक्शन कर दिए हैं। जी देखिए, उनके पास सबसे बड़ा मैजिक है कि वो पाकिस्तान के आइन और रूल्स को नहीं मानते। अच्छा, कि उनके पास एक तो देखिए मैजिक है कि उन्होंने इस रियासत के अंदर अपनी रियासत अलग कायम कर ली है और इम्प्लीमेंटेशन कोई करने वाला ही नहीं है कि आप कोई भी कोर्ट से ऑर्डर लाएं, कोई भी आप नेपरा से कोई पास करवा के ले आए कोई चीज़ भी, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? तो सबसे बड़ा मैजिक तो ये है कि उन्होंने हमारी जो आइन की किताब है, जो रूल्स है, उन्होंने तो उठा के उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। बोले अब आप आए, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब आप देखें हमारे इलाकों में भी यही सूरत हाल है। 100% PMTU पे रिकवरी है, 98%, 99, 97। सही। आपके पास भी यही होगा कि आपकी PMT पे 97% रिकवरी होगी। मगर उस PMT के साथ कुछ लोगों ने हुक डाले हुए, हुक लगाए हुए, तो जो के इलेक्ट्रिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हुक को हटाते नहीं है, अनमीटर्ड काट नहीं रहे, लाइन लॉसेस अपने कम नहीं कर रहे, तो उसका गुस्सा आप लोगों से और मुझसे उतार रहे हैं। जो लोग बिल भर रहे हैं, जिनकी PMT 100% क्लियर है, अब उनको लगाम कौन डालेगा? सिंध गवर्नमेंट। अब सिंध गवर्नमेंट कोई एक्शन के लिए तैयार नहीं है। लास्ट सेशन के अंदर मैंने असेंबली से रेजोल्यूशन पास करवाई है और ये पहली दफ़ा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुई है 20 साल में, 20 साल में, जिस पे पीपल्स पार्टी के MPs ने भी हमें सपोर्ट किया, तो हमारी रेजोल्यूशन पास हुई क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा हमारे साथ इत्तेहाद करके रेजोल्यूशन, हमारी मैं मूवर था, MQ पाकिस्तान की तरफ से मैंने मूव की और वो पास हुई है। सही। तो उसके बाद सोचें कि उस पर भी कि हमारी गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रही, तो ये आप सोच सकती हैं कि मैजिक इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये तो सब समझ सकते हैं कि एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर में है, के इलेक्ट्रिक ने भले फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, मगर उनको मॉनिटर तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। सिंध गवर्नमेंट अरबों रुपए की पेमेंट करती है उनको, और उसके बाद हमारे पास लाइट नहीं है। तो इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है? सही। और जो अक्सर ने बात की रोड्स की, मैं खुद जो है ना नाज़िमाबाद में क्रिकेट खेलने जाता था, बख्तियारी यूथ कम्प्लेक्स में। जी। बड़ा हमने खेला है। तो आज नाज़िमाबाद की हालत आप सूरत है देखिए। वजह क्या है कि जिनके पास, जो लोग 10% टैक्स दे रहे हैं, उनके पास 100% का इख्तियार है। जो लोग 90% टैक्स दे रहे हैं, उनके पास 0% इख्तियार है। मिसाल के कराची के जो MPs हैं, जो शहर 90% टैक्स देता है जी, उनके पास 0% इख्तियार है। और जो सिंध के लोग 10% टैक्स देते हैं, उनके पास 100% इख्तियार है। तो इशू ये है कि जब आपके पास इख्तियार नहीं देंगे, जब आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो सूरत हाल बिगड़ेगी। ये बात हम असेंबली में हर मीटिंग में इनको समझा रहे हैं कि खुदारा शहर को बदलें। अब ये चीज़ इंशाल्लाह बदलने वाली है जल्दी। अब हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2026 बिल्कुल बदलावा होगा।
अच्छा। और 27 बिल्कुल ही अलग होगा। क्या मतलब 26 में क्या हो जाएगा? अब देखिए 25 नहीं हो पा रहा। 26 बहुत अच्छा होगा और 27 तो बिल्कुल ही अलग सेलिब्रेट होगा। करें आमिर भाई इसको, ये तो बात यहीं रोक दें आप, और अब इसको आप जरा तफसीलन बताएं। नहीं 26 और 27 यानी कि 25 के एंड से चीजें काम शुरू होगा और 26 के अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका होगा। अच्छा। और 27 बिल्कुल बदला हुआ होगा। 27 में मतलब 27 हमारा ऐसा होगा जैसे हम दुबई के अंदर सोचते हैं डेवलपमेंट शुरू हुई थी, बिल्कुल रिफॉर्म्स और नई चीजें शुरू हो चुकी होंगी। 27 में कराची की आवाम जो है हवा के साथ उड़ रहे होंगे। नहीं हमारा 2027 में देखिए जो आज दुबई है ना वो कराची को होना था। ये 18वीं तरमीम हुई इसलिए थी कि कराची को दुबई जैसा बनना था। दुबई नहीं बनना था, कराची बनना था। आज हम खंडरात के दौर में चले गए। आज हम तीनों सूबों से पीछे हैं, चाहे तालीम हो चाहे सेहत हो, हर चीज़ में हम सूबों से पीछे हैं। हमारे पास इंडस्ट्री हमारी फैसलाबाद और लाहौर जा रही है। आपके मीडिया हाउसेस तकरीबन लाहौर जा चुके हैं हेड ऑफिस। तो हमारी सारी मीडिया इंडस्ट्री ले लें आप, सारी जिसको जो मौका मिल रहा है वो शहर छोड़ के जा रहा है। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अब हम कैसे क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा आगे जाके। तो अब इसको बचाने के लिए बड़े फैसले हो रहे हैं। इंशाल्लाह 26 बहुत बदलाव होगा। सही, आई होप कि जिस तरीके से आमिर भाई तो इन पॉजिटिव वे कि बाकी कराची शहर में जो है वो तब्दीली आए, और कराची शहर में अगर तब्दीली आएगी या आती है तो यकीन करें कराची की आवाम का इतना बड़ा दिल है कि वो इसको बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और बहुत थैंकफुल रहते हैं। मतलब अगर किसी के यहाँ लाइट नहीं जा रही हो, किसी के यहाँ गैस प्रॉपर आ रही हो, किसी की गली सड़कें बिल्कुल साफ़ हो, तो आप इमेजिन करें कि वो लोग ये बात लोगों को बताते हैं हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती, हमारे यहाँ गैस आती है जी, हमारी सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं। तो इस तरह की आवाम जो कि इतने वेलकमिंग हो, इस तरह की आवाम जो कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाएं, उनको छोटी छोटी खुशियों से महरूम कर देना ये कहाँ का इंसाफ है। करेंगे बात इस पर भी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आवाम के हैं मसाइल बहुत ज़्यादा, लेकिन खुशखबरी दी है हमें आमिर भाई ने ये कहकर के जी 2026 और 2027 में बड़े बड़े चेंजेस सामने आएंगे। अल्लाह करे कि वाकई ऐसा हो जाए कि ये ओवरनाइट चेंजेस हो जाएं। और ओवरनाइट चेंजेस का मतलब ये होता है कि जब वो प्लानिंग शुरू होती है तो वो जाके कहीं स्टॉप होती है, और फिर उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट या कोई भी आप काम कर रहे होते तो वो कंप्लीट होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है वो सडन ही हो रही होती है। और कभी कभी सडन प्लानिंग्स जो हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ से आवाम ने गुजरना है, और वो सड़कें खोद देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और वो कहते जी गैस की क्योंकि हमने गैस की लाइन्स ठीक करनी है इसलिए हम यही काम करेंगे। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट कि अच्छा सर्विस रोड पे भी ये नहीं करना था, अच्छा यहाँ खुदाई, वो ना एक मुझे अक्सर मूवी का सीन याद आ जाता है। वो कहते हैं ना जी, आपने एक मूवी देखी होगी उसमें वो कहते हैं जी यहाँ पे खुदाई करनी थी, यहीं तो खुदाई नहीं कर रही थी, अच्छा जी, फिर यहाँ खुदाई करनी थी, बस यही काम नहीं करना था। तो हमारे यहाँ भी प्लानिंग और डेवलपमेंट जो होती है ना वो ऐसे ही होती है कि बस पता चला और प्लान किया, एग्जीक्यूट कर दिया, ये नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये नहीं पता कि आप इस सड़क के बीच में या फिर आप रिहायशी इमारत के बीच में या फिर आप दुकानों के सामने, आप हॉस्पिटल के सामने खुदाई कर रहे हैं। तो एटलीस्ट सोचें कि पेशेंट्स का क्या होगा, आने जाने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, ट्रैफिक जैम का क्या होगा। एक जगह ट्रैफिक जैम होती है, पूरे कराची में क्योस क्रिएट हो जाता है क्योंकि वो ट्रैफिक डाइवर्ट होके मुख्तलिफ जगहों पर जा रही होती है, फिर वहाँ जैम हो जाती है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं होती। रोज़ाना आप लोग निकलते हैं बाहर, रोज़ाना आप लोग रिपोर्ट करते हैं, कितनी मुश्किल होती है वहाँ। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त है वो है यूनिवर्सिटी रोड। यस, वो मेरे ख्याल में वो तो जिस दिन वो पता नहीं कब कंप्लीट होगा वो उसकी में आपको लोगों को आइडिया है, लेकिन उसकी बैड न्यूज़ ये है कि वो मजीद 2 साल डिले होगी अभी। अच्छा चलें जी, मजीद 2 साल 2 साल ऐसा ही है। मतलब उसमें भी जैसे कि आपने प्लानिंग की बात की ना, तो उसमें प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई। हम बेसिकली देखते हैं कि कहीं भी कोई काम होता है, अगर हम बेसिकली घर की सफाई भी करते हैं ना, तो हम पहले एक रूम साफ करते हैं, फिर हम दूसरा रूम साफ करते हैं, हम पूरा घर एक साथ नहीं फैला लेते। लेकिन कराची तो एक साथ ऐसा ही हुआ है। मली रोड से लेकर नुमाइश तक इन्होंने पूरा रोड जो है वो खोद दिया। अब वो 2020 का मंसूबा स्टार्ट हुआ जिसकी प्लानिंग 2017 और 19 में की गई थी। पहले वो 2022 में मुकम्मल होना था, फिर वो निगरान हुकूमत आ गई, 11 महीने वो प्रॉपर्ली बंद रहा वो काम। सही। तो उसमें काफी सारी चीजें डैमेज भी हो गई। 2024 में वो मंसूबा फिर स्टार्ट हुआ। अभी हमने बजट में सुना था कि 2026 के जून तक वो मुकम्मल हो जाएगा। सही। लेकिन अभी हमें जो है वो अराउंड जो खबरें मिल रही है ना कि वो 2027-28 तक चला गया है मंसूबा। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है वो अब
उसमें दूसरी चीज़ें भी मसले आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि वो यूनिवर्सिटी रोड पर है। अब जैसे जैसे उसकी खुदाई बढ़ती जा रही है ना, उसके नीचे इतनी सारी लाइंस आ रही हैं, उसमें PTCL की लाइंस भी है, उसमें गैस की पाइपलाइन भी, उसमें वाटर कनेक्शन भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी है। तो वो चीज़ें जो है ना, मतलब वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। अब वो चीज़ें अचानक से वो 70 साल पुरानी लाइनें डली हैं, वो निकल रही हैं, उसमें कनेक्शन टूट रहे हैं, फिर वो कनेक्शन बनते हैं। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला आता है, वाटर बोर्ड की लाइन डैमेज हो जाती है। उसमें क्या होता है, दो दो महीने तक वो काम डिले हो जाता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा दूसरा मसला आता है, वो ये आता है K4 का जो मंसूबा है फ्यूचर में, जिसे इन्होंने वो भी वहाँ से गुजरना है। और जब हमने ट्रांसपोर्ट के अमले से बात की थी, अल्लाह करे वो भी हो जाए, बस कंपाइल हो जाए। उन्होंने हमें इस चीज़ की बात की कि बनने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा खुद जाए। अच्छा, ये भी है। तो बेसिकली इसकी प्रॉपर प्लानिंग, उसकी ये मंसूबा बहुत जबरदस्त है। जब ये बन जाएगा, हमारी दुआ है कि जल्दी बन जाए, क्योंकि जब हम भी वहां से गुजरते हैं, मैं बता दूं कि आपको पता है हमारा बुलेटिन होता है, बिल्कुल, मैं अपने ड्राइवर को कहती हूँ कि यहाँ से नहीं ले, क्योंकि अगर वहाँ पे गए, हम वहाँ पर स्टक हो गए, कम से कम भी हमारा 1 घंटा वहाँ पे उस रोड पे लगा। एक दूसरे को मना कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी रोड की साइड से नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से जो है वो ट्रैफिक जैम है। मेरे ख्याल में कराची के लोगों को ना इतना ज्यादा पता है कि गूगल मैप भी जो है ना वो उसको भी मात दे देंगे कराची की आवाम, कि भाई ज्यादा पता होगा उन्हें कि इस जगह पर ट्रैफिक जैम होगा, ये जो है वो पीक आवर्स हैं, ये जो है रश का टाइम है, और यहाँ से हमने नहीं जाना है। क्योंकि इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हम लोग ट्रैवल कर करके, आकर जाकर, कि गलियों का, सड़कों का सबका पता चल गया है कि जी इधर ट्रैफिक जैम होगा, इधर इस गली में भी जैम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ से ट्रैफिक जो है वो मूव करके पीछे से जो है वो ट्रैफिक आ रहा होगा। तो ये सूरत हाल है जी शहर की, कि ट्रैफिक जैम, गैस नहीं, फिर सड़कें प्रॉपर नहीं, स्कूलों के निज़ाम आप देख लें कि रिफॉर्म के लिए जो है वो पैसे नहीं। इसके अलावा अगर ये सब कुछ छोड़ के ना अमन अमान की बात कर लें, स्ट्रीट क्राइम देखें, अक्सर कितने स्ट्रीट क्राइम है। हमारा ऑफिस का अपना अमला कितना शिकार हाँ बिल्कुल, मतलब यानी कराची में कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं होता जिसका मोबाइल ना छीना हो, या फिर वो ये डर या खौफ में मुब्तला ना हो कि भाई स्ट्रीट क्राइम की वजह से वो अपना मोबाइल छुपा छुपा के बेचारे रख रहे होते हैं, या अपनी चीज़ें छुपा रहे होते हैं। सो ये सारी सिचुएशन है। जिस तरह से अक्सर ने बताया कि सिचुएशन वर्स्ट है, और अभी ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, यूनिवर्सिटी रोड हो या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, ये थोड़ा ताख़ीर का शिकार हैं। आमिर भाई, जहाँ पर इतने सारे मसाइल हैं ना, वहाँ अमन अमान के भी मसाइल हैं। मतलब ये मोबाइल स्नैचिंग हो गई, ठीक है, ये तो टॉप पर है ना, यानी कि और वो जो एक्सीडेंट्स हो गए, डंपर माफिया हो गई, तो अगर अनगिनत मसाइल हैं, इसमें से कोई भी मसाइल चले, आपके स्कूलों के लिए वो फंड्स नहीं दे रहे, ठीक है, रिफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, इस पर भी कान नहीं धरा जाता, इस पर भी कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जाती। मैंने प्रोग्राम के पहले से मैं आपको बात बताई कि कंप्लीट फेलियर गवर्नमेंट का इंतजामी मामलात में हो चुका है। आपको ये भी बताया कि 20-20 साल से लोग बैठे हैं। जो एसपी आया था ना, वो एसएसपी DIG SSP बना, DIG बना, AIG भी बन गया। ये जावेद आलम मोटो साहब कब से हैं इस शहर में, तो ये लोग 20-20 साल से पोस्टिंगों पे हैं। कंप्लीट पुलिस का फेलियर है, और पुलिस की सरपरस्ती में सारी चीज़ें चल रही हैं। आज देखें, क्राइम कम नहीं हो रहा, इनके पास कोई क्राइम की प्लानिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट हर सेक्टर में अपनी फेल हो चुकी है। अब आप कहते, इसके बाद जो मैंने आपको कहा ना 26 में तब्दीली आएगी, 27 बदलावा होगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपने सारे फार्मूले अपना लिए, सारी चीजें कर ली, सारा कुछ कर लिया। शहर के अंदर कोई एक रोड तो बताएं। तो क्या लंदन बनने जा रहा है 2027 में कराची? क्या थोड़ा सा बताएं, तो 26 में बदलाव होगा, बदलाव यानी क्या होने जा रहे हैं? रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना बड़ी, कि फेडरल गवर्नमेंट्स को कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स लेके आए बड़ी, कि इसको अब उन्होंने टेकअप करना होगा। कुछ चीज़ों को बेहतरी के लिए कुछ तरमीम्स आ रही हैं कि अब बेहतरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पे पुलिस के ऑफिसर 20-20 साल से बैठे हों, क्राइम मुस्तकिल बढ़ रहा है। जिन लोगों ने 17 ग्रेड से 18 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक आ चुके हैं, DIGs, AIG, IG बन चुके। गुलाम नबी मेमन साहब की सारी सर्विस सिंध की है, तो इन लोगों ने तो क्राइम को ख़त्म करना था, तो क्राइम बढ़ा के जा रहे हैं। अब तो उनकी रिटायरमेंट भी करीब आ गई है। तो यानी कि ये सोचें कि इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने किसी सेक्टर में भी बेहतरी नहीं की। आप रेड लाइन की बात करें, रेड लाइन के अंदर 4 कंसल्टेंट जा चुके हैं। उसके नीचे वाटर बोर्ड की लाइन है, वो इन्होंने शिफ्ट नहीं की है। ये सोचेंगे आप, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, आज वो बीमार हो चुके हैं, जहनी दबाव का शिकार हैं, वो कैसे घर जाते हैं, स्कूल अपने बच्चों को किस तरीके से छोड़ते हैं। आप उन खुदा आप बिलीव करें, वहाँ जाएं तो लोग खड़े हुए रो रहे होते हैं, कि बोलते हैं शहर की हालत क्या हो गई है। आप कोई शहर का रोड बता दें, आप गार्डन से जाएं, लियारी एक्सप्रेसवे के लिए जाना, वहाँ पे 5000 गाड़ियाँ डेली जाती हैं शाम में।
पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर देखें, पूरा गार्डन का रोड तबाहकुन हालत में है। तो हमने शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया है। अगर अभी भी हम रिफॉर्म्स नहीं करते, फेडरल गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं उठाती, तो अब तो हम बिल्कुल कलप्स हो गया है ना, बचा क्या है शहर में। अब तो आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है, तो शहर को हम किस तरफ लेके आ गए 15 सालों में। तो अब तो गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप उठाने ठीक है। जिस तरीके से अब बात वो ये ना कि जब आप लोग इस तरह से बात करते हैं तो आवाम बहुत ज़्यादा और मायूस हो जाती है कि जी कुछ नहीं चेंज होने जा रहा। एक मैसेज देते हैं ताकि मोराल ही बूस्टअप हो जाए। आपने आके नहीं, मैंने कहा चेंज नहीं होने जा रहा, मैं कह रहा हूँ बड़ा कुछ चेंज होने जा रहा है। अच्छा, अब जो आप लोगों ने तकलीफें उठा ली बस वो उठा ली। अब 26 बदलावा होगा, 27 बिल्कुल बदलावा होगा। जो तकलीफों का टाइम था, जो आपने तकलीफें उठाई, आज हमारे बच्चों के पास गैस नहीं है, आज हमारे क्या बदलाव आएगा इंशाल्लाह ताला 26 जो है ना बहुत बदलावा होगा और 27 बिल्कुल बदलावा होगा। जो हमारे लोगों ने तकलीफ उठा ली, हमारे बच्चे बगैर लाइट्स के स्कूलों में होते हैं, उनके पास साफ पानी नहीं होता। इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये बहुत हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। कि आपके टैक्स का पैसा है जिससे मुल्क चलता है। इंशाल्लाह ताला आपकी दहलीज के ऊपर हर चीज़ आपको मिलेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई हमारे शो पर आए, अक्सा हमारे शो पर आई। तो भाई 2026 और 2027 में जो है वो बड़ा बदलाव आ रहा है। स्कूलों में लाइट्स आ जाएंगी, पानी आ जाएंगे और गैस के कनेक्शन आवाम को मिलने शुरू हो जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जी जो कि कराची में आने जा रहा है। और इस चेंज के बाद लेट्स सी कि ज़िंदगी कितनी आसान होती है। शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से, एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। तो जनाब, आपने देखा कि हमारे साथ इस वक्त एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि सर हमारे शो पर आए। सर, वी आर रियली ऑनर्ड दैट यू केम इनटू आवर शो। और हमारे साथ जो हैं इस वक्त कौंसल जनरल ऑफ मलेशिया मौजूद हैं, HE हरमन हारदिनाता अहमद साहब। इनको हम वेलकम करते हैं और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सर से करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मलेशिया के कौंसल जनरल मौजूद हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि वो हमारे शो पर आए। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है और मलेशिया जिस तरीके से हम उसका जिक्र करते हैं कंट्री का, बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। सर से बात करते हैं, सर को वेलकम करते हैं। सर वंस अगेन वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यू नो वी आर रियली ऑनर्ड दैट यू केम इनटू आवर शो। Thank you for having me here. Okay, first of all, Assalamualaikum and good morning. I would like to thank the City 21 News and you, of course, Ms. Sabashi, for this kind invitation. And it is always an honor for me as the Consul General of Malaysia here in Karachi that I could share thoughts on the strong and brotherly ties between Malaysia and Pakistan. So our two nations are bound by history, faith and friendship. And today I'm pleased to talk about how we can continue to build on that relationship. Yes. Sir, tell us something about your experience in Karachi. That how did you find people? How did you find culture? You know, tell us something about your experience and how long you have been here. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. I have been here, for nearly 3 years. Actually, 15th of September will be my third year, because I arrived here on the 15th of September 2022. Yes. So it will be 3 years, and Alhamdulillah, Karachi have been very, very hospitable. And sometimes, it is difficult for me also to keep up, because I have so many invitations, for weddings, for any other functions, so many. Even my kids, they say that they saw me less, I think, than other people. Right. But they also enjoy being here, especially the family. Sahi. Yeah. So tell us something about your favorite dishes in Karachi. You go out and you like very much and tell us something about biryani. Okay. Karachi biryani. The Karachi biryani is very spicy. Yeah. Yeah. For me, I mean, it is spicy. But my favorite local food is katakat. कटकट. Yes. अच्छा, सर कह रहे हैं कि सर का जो फेवरेट फूड है ना वो है जी कटकट, यानी ये है कटाकट। और कटकट जो ये शायद आई थिंक जो है वो कबाब भी होता है, ये बड़ा फेमस होता है। सर यू लाइक कटाकट? Yeah, because I love naan and it goes together, naan and katakat goes together. I mean, it's just there. Just my palate just go bonkers when I have that katakat and the naan. ओके, सही। कटकट एंड नान। अच्छा, सर से पूछते कि सर को हलीम पसंद है या नहीं पसंद है। सर, डिड यू एवर ट्राई हलीम हियर? Yes, I did. I did. Yeah, I mean, all are fine actually, because Malaysia we also eat spices. But like I said, maybe the different thing is that maybe in Malaysia we are a bit mild on the spiciness of our food. But here, overall, we can have all local food actually, because in Malaysia also there are Pakistani restaurant. So I have experienced the Pakistani food, since I was I think in high school, we went out, for dinner with family. We went to the Pakistani restaurant, and apparently one of the restaurant owned by my family, my friend's family member. So because my friend, his grandfather came from Pakistan. Oh, so that's really great. Yeah, so his family also own a restaurant, a very big restaurant now. They're really big in Malaysia. The Di Tandoor, the name is Di Tandoor. They are very big in Malaysia. So yeah, I have had the experience since I was in high school. ओके तो सर ये कह रहे हैं कि सर का जो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। और खानों की बातें तो पूछ ली, कुछ मलेशियन कल्चर के बारे में बात करते हैं कि वहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है। और पाकिस्तान और मलेशिया के कल्चर के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन सर को क्या लगता है कि कौन सी प्रोमिनेंट जो है वो सिमिलैरिटीज़ हैं हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि व्हाट आर दी प्रोमिनेंट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मलेशियन कल्चर एंड पाकिस्तानी कल्चर्स? ऑब्वियसली वी हैव ऑलमोस्ट लाइक अ सेम कल्चर, बट व्हाट डू यू थिंक, what is the prominent similarities between us? In terms of culture, because both countries are Muslim country. Yeah, yes. So and in terms of culture, I mean in weddings. Weddings, yes. Yes, in wedding it would be so extravagant. Yes. And also you have the Mendi.
Yes. Mehndi session. You put the मेहंदी या मेहंदी मायो, he is trying to say कि वो जो मेहंदी मायो वाला सेशन you होता put है, the मेहंदी henna. मायो वाला सेशन, yes. So we also have, we call it berinai. Okay. Berinai. Inai Okay. is the mehndi. Okay. The henna. Henna, yes. So we have that, and then we also have, you know, and after that the nikah, and then Yes. the walima. Walima, yes. It is the same. So that is why I think that we share not only faith but also culture. Culture, yes. We have the, you know, the both the bride and groom would go to the dais, you know, Yeah. for the wedding, and family members take photo with them and Yes. everything. So it is I mean, we share that Yes. culture. So you wouldn't feel lost if you travel to Malaysia, go to a Malaysian wedding. It would be the same. Inshallah, Inshallah. Acha, sir, have you ever attended any kind of wedding in Karachi or? I have attended many. So Acha. recently, I just went to this the Bora community. Okay. The nikah, ceremony. It was really different. Because before this, they only invited me for the walima or mendi, but this time the nikah. So it was really a new experience to me. New experience. I mean, it's the same, you know, both the groom and the father of the bride, you know, to exchange the vow. I mean, the solemn vow. But the way the community work together, you know, in preparing the food, in serving the food, yes. and something unique. The first time also they would pass around the salt that you have to put in your mouth first before you taste all the food. So I mean, this is very new. It's very interesting. I really enjoy it. Yeah. सही. So sir, सर से पूछते हैं कि इनकी जो फेवरेट स्वीट डिश है वो क्या है, क्योंकि अभी उसके बाद फिर ढेर सारी बातें और भी पूछनी है सर से. सर, व्हाट्स योर फेवरेट स्वीट डिश इन कराची? Sweet dish in Sweet, Karachi. oh, Yeah. sweet dish. Yeah, meetha. Okay. Yeah. The one What do you like to prefer to eat? के मुझे I want to eat. When you this. ask me, I forgot the name. But it's the round brown with the round brown. Gulab jamun. Gulab jamun. Because it's easy to eat. Yes. And I can find it anywhere. Acha. Yes. You like gulab jamun? Yeah. Okay. I mean, you can find it everywhere. Anywhere in Karachi or even in Pakistan. So that's why I think it's become my favorite because easy to get. Yeah. Easy to get, yes. और बड़े मज़े के होते हैं हमारे यहाँ के जो गुलाब जामुन होते हैं ना, और सारे सेइंग कि उनको गुलाब जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा सर, tell us something about the Malaysian food and you know Malaysian tradition style, and you know their curly style is very much famous. The etiquettes and the table setting and all that. I mean, like Malaysian, especially Malaysian food. We are, a multicultural society. So our food have the influence of South Asia, East Asia, and even Western culture. So in Malaysia, if you ever experience or travel to Malaysia, you can find a fusion of this food. I mean, the Chinese community in the state of Malacca. You know, the Baba and Nyonya, they are the Chinese community that have been living in Malaysia for hundreds of years, you know, since the I think 15th century. So their food have combined, you know, the Malay influence, the Chinese influence, and even the South Asian influence in their and the good thing is also they always try to prepare it the halal way. So that we can share, everybody can have it. सही. Yes. Right. Yeah. सर, अच्छा सर कह रहे हैं कि वहाँ जो मलेशिया का कल्चर जो फूड है वो बहुत मल्टी कल्चरल है, बहुत रिच है और बहुत जो है वो डिशेस होती हैं यहाँ वहाँ पर. अच्छा, अब ये पूछते हैं सर से कि वहाँ पर जो प्लेसेस हैं, जो फेमस प्लेसेस है वो कौन से, और कराची में इनको कौन कौन से फेमस जो है प्लेसेस पसंद है. सर ये बताएं सबसे पहले कि सर व्हाट इज़ योर फेवरेट प्लेस व्हेन यू गो आउट इन द कराची दैट वी हैव ऑल सी व्यू ऑल्सो एंड बिग रेस्टोरेंट. सो व्हाट डू यू लाइक टू प्रेफर व्हेन यू गो आउट कि ओके फाइन आई वांट टू गो देयर एंड यू नो दैट्स माय फेवरेट प्लेस टू गो. Oh, okay. Yeah. My favorite place, I think this is, it's not that interesting. I mean, it's just that I always go to Dolmen Mall with my family. Okay. Because we love to play bowling.
Okay, you like bowling in the Yes, Dolmen Mall. Yeah. Sahi. So sometimes we would go to Dolmen Mall or the Royal Club. Okay. Okay, we always play bowling. Okay. So when bowling, I can play with the whole family, my wife, with the children. So that is why. So Dolmen Mall would be my favorite place, to spend my leisure time. Okay, sir. Obviously, as we all know that in Karachi, we have rain, और कराची में जिस तरह से कम रेन पड़ती है लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो लोग enjoy करते हैं. So, sir, did you enjoy Karachi rain or Yeah, what was your activities when people are trying to they were trying to eat some fighters and some snacks and all that? So I mean, like for what, the rain? yeah. Rain, okay. In the rain, people are cooking, many foods, maze ke khane, fighters, water balls, and a lot of things. I think during the rain, I also stuck, at home during the rain, Yeah. So but my wife would prepare, but this is our local Malaysian food. We call it like the banana fritters. Okay, banana fritters. Banana fritters, but one is banana fritters and one is the mixture where we mash the banana and we mix with, I think my wife mixed with flour and then she fry it. And put some sugar and fry it, and so it's really nice. It's like a banana ball. Okay. So the kids love it. So yeah, I really enjoy it, especially during the raining time. Yeah. So you just will listen to the rain. Yeah. And then you have the banana fritters. Yes. It's just so nice. Yeah. क्योंकि कराची में जब रेन पड़ती है ना तो लोग ज़्यादातर एंजॉय करते हैं. अगर हमारी जो सड़कें वगैरह होती हैं वो स्टक ना हो तो लोग जल्दी घरों को भी पहुंच जाते हैं. अजय सर, tell us something about that. Obviously, as you know that we are rich in culture and we have so many talented people in Pakistan. We are very skilled people in Pakistan, actors, hosts and models and anchor persons. So what do you think about that, Pakistani people, that how Pakistani people can go into the whole world, in fact in the Malaysia also, and they present their skill and creative works there. So what do you want to say on that? Yeah, of course. Yeah. I mean, Malaysia, we also, I mean, you have influencers. I have seen quite a number of them, and also news personality. But it is for influencers, especially now. Especially influencers. We're working a lot of working in social media. And so that, now in Malaysia, of course, there is the policy. You can apply, for the digital nomad visa. Where. You can make Malaysia as your base. We give you the long-term visa. Make Malaysia as your base. If you are an influencer to cover, the local scene and also the other countries in ASEAN. Because Malaysia is in the center, so the connection to travel in between ASEAN nations is from Kuala Lumpur is much easier to make it, and the cost is less. So. I mean, if there are any influencers, they could go to our website, and there is the they can apply. They can apply. They can. There is a condition that they have to fulfill. So and after that, the agency that process it will, I mean, give the approval. Or for them to go to Malaysia. तो सर ये कह रहे हैं कि जो skilled people हैं obviously वो apply कर सकते हैं और जा सकते हैं मलेशिया according to the process. अब सर से पूछते हैं ड्रामास के बारे में कि हमारे यहाँ ड्रामास जो होते हैं वो बड़े अच्छे बनते हैं, तो सर का फेवरेट ड्रामा जो है वो कौन सा है सर? Do you watch dramas, Pakistani drama? Yeah, I've seen one because that time I mean I was asked to watch it. I mean, because I was told a Malaysian production also, they came to Pakistan before the COVID. They came and shot their TV series here. I mean, it's for the local Malaysian TV drama, but they have some extras, from Pakistani actors. So I thought, this is good, where we could have like I mean, the exchange of talents. Especially in this area. Yeah, so I would really encourage, if like, Pakistani TV series, they would like to get, I mean, like to collaborate with Malaysian production. I would really encourage that. Right. And what's your favorite actor and actress in Pakistan?
I don't know the name. But no, it's not. I just couldn't. When you asked me, I just could not. Yes. But he is. But I think the singer. Achha. I really love his voice because his song, you know, some of the song very modern beat, and his voice also very good in the like mellow song beat, you know, very nice. His name is because he performed that day at Ali Zafar. I think Ali Zafar, because I saw him last year during one of his shows, and then this year at the governor's house, because I really like him, because I mean his voice is really. You like Ali Zafar? Yeah, his voice is really nice. Okay. चलिए जी, सर कह रहे हैं कि उनको अली ज़फ़र जो है वो पसंद है. अच्छा सर, obviously we all know that we are very honored that you came into our show. So we really want do you want to give any message to people of Karachi and Pakistan, and obviously my show viewer? Oh, okay. Yeah. So for that, I think I do have, Yes. but for this one, I think can I like I mean share a little something that I think that would be this is a general knowledge. Yeah. Sure. So because as you know, we just celebrated our Independence Day yesterday. Yes. 31st of August. So do you know that Pakistan also contributed to our independence? Yes. Because back in 1956, when the British trying to draft our constitution, one of the members of the commission, the Reed Commission, he was a judge from Pakistan. So Justice Abdul Hamid, his name was Justice Abdul Hamid. So that is why our relationship with Pakistan have started, you know, before our independence, and Pakistan is also our I mean one of the first countries that recognized us after our independence in 1957. And of course, for Pakistani audience, Yes. I mean Malaysia and Pakistan, we are not just partners in diplomacy. We are brothers in faith, in history, and in vision for the future. Our journey together is one of mutual respect and shared valued common aspirations. On behalf of the people of Malay government, people and the government of Malaysia, I extend warm greetings to the people of Pakistan, and let us continue to strengthen our bond and work hard hand in hand for peace, prosperity, and friendship. I think that's all. Maybe we also have, because of in celebration of our Independence Day. Yes. Inshallah, we will have our program Jom Malaysia Calo. Okay. We will be having it in the Marriott Hotel on the 13th and 14th of September. Right. So there will be around 15 Malaysian universities, and then our trade commissioner will be here, and culture, tourism agencies. And there will also be cultural shows from Malaysia and other ASEAN countries, Indonesia, the Philippines, and Thailand. Yes. Yeah. So I do wish, you know, people of Karachi could come and enjoy the show, and it is open for everybody. सही. Thank you very much sir. Thank you for coming. सर हमारे शो पर आए, we're really honored. अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और अहम टॉपिक जो है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना. स्टे विद अस, कीप वॉचिंग. वेलकम बैक. तो जी अब बात करते हैं हम कैंसर के हवाले से, सर्वाइकल कैंसर के हवाले से. अच्छा, ये जो सर्वाइकल कैंसर है ना, इसको साइलेंट भी कहा जा सकता है और इसको किलर भी कहा जा सकता है. और ये इस तरह से होता है कि यूजुअली लोगों को पता नहीं होता और बाद में फिर ये डायग्नोज होता है. और ये जितना स्लाइटली पेनिट्रेट करता है बॉडी में, तो लोग शायद उसको जज भी नहीं कर पाते. तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं जी डॉक्टर साइमा ज़हूर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में. इसके अलावा डॉक्टर आयशा याकूब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर मारिया तारिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से. आप तीनों को वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं?
अच्छा जी, जब इन लोगों ने अभी ये लोग आए ना तो हमारा शो ज्वाइन किया, तो मैंने कहा भाई अगर ऐसे डॉक्टर्स हो ना तो आधी बीमारी वैसे ही दूर हो जाती है। माशाल्लाह से तीनों इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि जब आप लोगों के पेशेंट आते होंगे आपके पास तो आधी बीमारी तो उनकी वैसे ही ख़त्म हो जाती होगी कि हमें इतना स्माइली, इतनी ज़बरदस्त डॉक्टर मिली है। क्योंकि ये बड़ा ताल्लुक़ होता है डॉक्टर का ना और पेशेंट का, एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ होता है कि अगर उसकी बॉन्डिंग हो जाए डॉक्टर के साथ तो वो डॉक्टर की बातें भी मान लेते हैं कि नहीं जी मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है या मेरा डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से ये चल रहा है सर्वाइकल कैंसर और जिस तरह से ये शुरू से है, लेकिन लोग इसको इस तरह से टेकअप नहीं करते या उसको सीरियस नहीं ले पाते, और फिर लेते हैं तो वो बहुत 11th आवर पे जो है ना डॉक्टर के पास आ रहे हो तो वो कहते हैं अब बिल्कुल कुछ भी हो सकता है तो कर दें। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे होता है, क्यों? सर्वाइकल कैंसर, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त 3rd मोस्ट कॉमन है कैंसर इन वुमेन, जो कि ऑफ कोर्स अलार्मिंग है। और इतना लोगों को इस बारे में आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं है। इसकी एनुअली अगर हम बताएं तो अराउंड 5000 केसेस रिपोर्ट होते हैं एनुअली, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 60% या हम कहेंगे मोर देन 60% केसेस जो है दे डाई बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। जबकि ये कैंसर प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है। इशू ये है इतना शरह अमवात क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसका रीज़न ही यही है कि हमारी ये एसिम्प्टोमेटिक है। इसके सिम्टम्स हमें अर्ली पता नहीं चलते कि इसमें क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या तकलीफ़ हो रही है, वो शुरू में नहीं पता चलते, जिसकी वजह से डायग्नोसिस डिले हो जाता है। और डायग्नोसिस जब डिले होता है तो कहीं ना कहीं वो क्योर रेट पे यानी सही होने के तनासिब पे अफेक्ट करता है और शरह अमवात बढ़ जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस इस हवाले से भी नहीं है कि हमें वैक्सीनेशन करानी है कि नहीं करानी। और देखिए सर्वाइकल कैंसर उन चंद कैंसर्स में से एक है जो प्रिवेंटेबल है, मतलब जो उसका कॉज है अगर हम उसको पकड़ लें, टाइमली पकड़ लें, तो हमारे पास बहुत एक लंबा टाइम पीरियड मिलता है 10 से 15 साल का। यानी ये इट्स बिकॉज ऑफ एक वायरस होता है जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं, ये उसकी वजह से हो रहा होता है 90% ऑफ द टाइम। तो अगर उस वायरस को डिटेक्ट कर लिया जाए थ्रू स्क्रीनिंग तो ये होता है कि हम उससे कहीं ना कहीं उसको कैंसर तक पहुंचने ही नहीं देते और वहीं इरेडिकेट कर देते हैं, वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोग स्क्रीनिंग नहीं करवाते, लोग वैक्सीनेशन नहीं कराते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस डिज़ीज़ में, इस कैंसर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ये अगले 7 साल में ये 3 गुना और बढ़ जाएगा अगर हमने इस पे काम नहीं किया तो। सही। अच्छा आप बताइएगा डॉक्टर आयशा कि किस तरीके से इस कैंसर की रोकथाम की जा सकती है और इसकी जो साइन एंड सिम्टम होते हैं, एक होता है ना कि किस तरह पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर है, तो क्या इसको डायग्नोस कैसे करे इटसेल्फ पेशेंट खुद? देखिए इसमें करना ये होता है कि पेशेंट्स का नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में गायनाकोलॉजिस्ट के पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आते हैं। सही। तो अगर हर गायनाकोलॉजिस्ट अपनी ये रूटीन बना ले कि आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 वीक्स पोस्टमार्टम फॉलोअप पे उसका एक सर्वाइकल स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करे एंड उसी वक्त उसका एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम सर्वाइकल साइटोलॉजी या पेप स्मेयर कहते हैं वो उसको ऑफर नहीं करे बल्कि उसका कर दे। अच्छा। क्योंकि वो दिस इज़ द कैचअप हम कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि उसके बाद पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाते हैं हमारे पास। तो डेफिनेटली 2 साल या 3 साल का जो वक्फा बेबीज़ में हम एडवाइस करते हैं तो जब तक वो 3 साल बाद दोबारा हमारे पास प्रेग्नेंट होके आएंगी तो उस वक्त ये टेस्ट दोबारा ड्यू हो जाएगा। तो एवरी 3 ईयरली हम इसकी स्क्रीनिंग ऑफर करते हैं फर्स्ट 10 ईयर्स में। सही। तो दिस इज़ द वेरी आइडियल टाइम टू डिटेक्ट अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सर्वाइकल कैंसर। सही। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोई इतनी अवेयरनेस नहीं होती, बिजी गायनाकोलॉजिकल क्लिनिक्स होते हैं, वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो प्रॉपर काउंसलिंग एंटीनेटली भी अगर उनको एडवाइस किया जाए कि परप्यूरियम के बाद 6 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी के बाद अब आप आएंगी तो बच्चादानी का एक मखसूस टेस्ट होगा जिससे आपको कैंसर की प्रिवेंशन का हम एडवाइस करेंगे कि दिस इज़ वन ऑफ द ओनली टेस्ट फॉर प्रिवेंशन। सही। अच्छा जी मारिया आप बताएं डॉक्टर मारिया कि इसकी प्रिवेंशन का जिस तरीके से अभी डॉक्टर आयशा ने बताया और फिर डॉक्टर साइमन ने बताया कि एक तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी कैंपेन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरीके से अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है, ख़वातीन को किस तरह से बताया जाए कि भाई आप ये काम ना करें, इससे इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी जो वजूहात हैं उसमें जैसे डॉक्टर साइमा ने भी बताया कि एक बहुत कॉमन बल्कि मोस्ट कॉमन वजह जो है वो HPV वायरस है। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसको कहते हैं, इसका इन्फेक्शन है और इससे बचाव के लिए एक तो वैक्सीन है
ठीक है, जो कि अभी हमारी गवर्नमेंट के स्केड्यूल में भी है और भी 15 सितंबर से ये कैंपेन शुरू हो रही है वैक्सीन के लिए। तो HPV के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइकल कैंसर को डेवलप करने में, ठीक है, तो उन स्ट्रेन्स को टारगेट करते हुए वो वैक्सीन्स होती हैं। तो एक तरीका तो होता है कि वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। जो अभी कैंपेन आ रही है वो 9 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक की बच्चियों को वो वैक्सीनेट किया जाएगा। अब इसमें अगर हम ये समझें कि एजुकेट किसको करना है, तो मदर्स को एजुकेट करना है। वो मदर्स जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो उनको ना सिर्फ उनके पैप स्मीयर टेस्ट के मुतालिक एजुकेट किया जाए, बल्कि उनकी जो बच्चियाँ इस एज ग्रुप की हैं उनको उस पर भी एजुकेट किया जाए कि वो अपनी बच्चियों को भी वैक्सीनेट करवाएं। सही, ठीक। अच्छा, अब जब शादी हो जाती है या जो 21 से 29 का जो एज ग्रुप होता है उसमें फिर वैक्सीन के बाद पेप स्मीयर टेस्ट की जो है वो सिग्निफिकेंस आ जाती है कि हर 3 इयर्स पर आप ये टेस्ट करवाएं। और उसकी हमारी सेटिंग में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पेशेंट लॉस टू फॉलोअप होता है, जिसका बहुत अच्छा मशवरा दिया डॉक्टर आयशा ने कि जब पेशेंट आए तो आप उससे डिस्कस नहीं करें, बस आप उसकी एग्जामिनेशन में पिक कर लें। एक ब्रश जैसा वो होता है आला जिससे आपने वो पिक करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि सफाई, हाइजीन का ख्याल रखना, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है वो HPV इन्फेक्शन लगता ही जिनसी ताल्लुकात से है, ठीक है। तो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को इस बात पे एजुकेट करना कि मल्टीपल पार्टनर से भी ये ज़्यादा बढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है एक पार्टनर से भी हो सकता है, लेकिन पर इस सारे अमल में फिर वैक्सीन का और पेप स्मीयर जो टेस्ट है उसका किरदार बहुत अहम है कि ये जल्दी पिक हो जाए और छोटी चीज़ का छोटा इलाज होता है। सही। और इसके साथ ये कि आप स्मोकिंग भी है और जिनके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जहाँ यूज़ हो रही होती है, तो ये कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं जो कि ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया कि HPV तो है ही 90%, मोर देन 90% कॉज यही है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ये सब चीज़ें भी कर रही होती हैं। और मैं भी बिल्कुल डॉक्टर आयशा की बात से इस पे वो करूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोग अवेयर नहीं है, हमारे लोग करवाना चाहते भी नहीं स्क्रीन अपने आप को। सो बेटर ऑप्शन बहुत अच्छा है और ये सारे आई थिंक इस मीडिया के तवज्जुह से आगे लोगों को मैसेज जाए, इनफैक्ट हेल्थ केयर के लोगों को, डॉक्टर्स को मैसेज जाए कि आपके पास अगर कोई आती हैं खातून प्रेगनेंसी में है, मैटरनिटी के उस पर है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली उसी वक्त कर दिया जाए, रादर देन उनको हम एजुकेट करें। इस हवाले से मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन पे लोग हम इतना फोकस नहीं करते एज कम्पेयर टू जो इसके लिए तो आपको डेफिनेटली जाना ही है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो पेप्स में बहुत आराम से हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास 10 से 15 साल का पीरियड है, क्योंकि जब HPV बॉडी में आता है मोस्टली हर इंडिविजुअल में मैं कहती हूँ ये आ जाता है उसके लाइफ टाइम में, तो वो 1 से 2 साल में या तो खुद ही इरेडिकेट बॉडी से हो जाता है, खत्म हो जाता है, और अगर वो नहीं इरेडिकेट हो रहा, वो लॉन्ग टर्म वहाँ रह रहा है, परसिस्ट कर रहा है, तो फिर वो जाता है प्री इन्वेजिव कंडीशन में, यानी जब भी कैंसर नहीं हुआ उससे पहले की स्टेज में आता है। तो ये 3-3 साल में जब हम पेप स्मीयर करवाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उससे पहले ही पिकअप हो जाएगा, डायग्नोज हो जाएगा, कैंसर तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी, उससे पहले ही हम उसको बाय सर्जरी या क्रायोथेरेपी और भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं कि उसको ट्रीट किया जा सकता है, वो कैंसर से पहुंचने से पहले ही इलाज हो चुका होगा उसका। सही। तो हमारे पास इतना लॉन्ग पीरियड है जिसमें हम उसका इलाज करके उसको कैंसर से बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यूजुअली लोग और ख़वातीन स्पेशली इस बात पे बहुत डर जाती हैं कि भाई किसी डिज़ीज़ का इलाज है या नहीं है, तो भाई ये क्यूरेबल है और ये प्रिवेंटेबल भी है, इसका इलाज भी मुमकिन है। लेकिन बात यह है कि आप वक्त पे पहुँचें और वक्त पे इलाज कराएं। और जिस तरीके से कहा है ना अभी डॉक्टर साइमा ने, बहुत अच्छी बात की कि भाई सफाई का जो है वो आपने ख्याल रखना है, हाइजीन का जो है वो बहुत ख्याल रखें। अजय जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, वहीं पर एक अच्छी खबर भी ये है और अच्छी कैंपेन भी स्टार्ट होने जा रही है 15 सितंबर से, जिसमें ये कहा गया है कि 9 से 14 साल तक की जो बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी जो मज़ीद मालूमात है वो डॉक्टर साइमा से पता करते हैं। डॉक्टर साइमा, ये कैंपेन जो है स्टार्ट होने जा रही है, तो किस तरीके से ये कैंपेन जो है वो वर्क करेगी और कैसे इसको कैटेगराइज किया जाएगा और क्या टारगेट है? अच्छा, ये WHO ने कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसमें उन्होंने अराउंड 49,000 जो हमारी लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी है फॉर दिस वैक्सीनेशन। और उनकी टारगेट ऑडियंस होगी बच्चियां, जो कि 9 से 14 साल की उम्र तक की बच्चियां होंगी। और अराउंड इनका जो एक टारगेट है कि कितने लोगों को इन्होंने बच्चियों को कवर करना, दैट इज़ अराउंड 13 मिलियन।
ये इनका टारगेट है जो इन्हें अचीव करना है। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, ये किस तरह लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, स्कूल्स के थ्रू होगा बिल्कुल। डिफरेंट जितने स्कूल्स हैं हमारे पास जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं इस एज ग्रुप की, वहाँ पर ये वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। स्कूल्स में ही होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल्स में भी होंगी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कराई जा सकती हैं। अभी जैसे JPMC के अंदर एक हमारा इवेंट हो रहा है जो कि नेक्स्ट संडे को, कमिंग संडे को है, उसमें ये है कि उसमें जो जितने भी हेल्थ केयर के लोग हैं या जिनकी बच्चियाँ इस एज ग्रुप की है वो वहाँ जो इवेंट हो रहा है उसमें भी लगवा सकती हैं। सही। अब एक थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें है कि जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रही, एक तबका वो भी है 36% है या मे बी शायद उससे ज़्यादा है, तो उनके लिए ये है कि मे बी EPI के उसमें हम इसको एडिशन, जो मैंने सुना है अभी तक, उनका ये है कि इन फ्यूचर उसमें ये ऐड कर देंगे, और ताकि ये जैसे हमारी नॉर्मल वैक्सीनेशन बच्चों की हो रही होती हैं ये उसमें ऐड हो जाए और उन बच्चों को इसमें ये वैक्सीनेशन दी जाए। तो एक डिफ़िकल्टी, एक हर्डल आई थिंक आएगा कि जो बच्चियाँ साहिबात स्कूल नहीं जा रही उन, और जो गांव देहात के इलाके उनको टारगेट करना इशू होगा, लेकिन आई थिंक कोई ना कोई इसके लिए भी कोलैबोरेशन होगी और इसके लिए मे बी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर उसको ऐड करके उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा लेके उनका किसी तरीके से उनको भी अप्रोच किया जाएगा कि वो लगवा लें। साथ EPI सेंटर्स पे भी जो है गवर्नमेंट के जो EPI सेंटर्स हैं वहाँ पे भी ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी, ताकि वो बच्चे जो स्कूल्स नहीं जाते तो उनको लगाई जा सके, उनको लगाई और जा ये सके। सिंगल डोज है। सही। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर आयशा के 14 साल से बड़ी उम्र की जो लड़कियां हैं वो लगवा सकती हैं ये वैक्सीन? देखिए अभी फ़िलहाल जो पॉलिसी बनी है वो तो 9 से 14 इयर्स तक है। हो सकता है जो नेक्स्ट इसका प्रोग्राम है तो उसमें वो भी, क्योंकि बेसिकली इसमें बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारी थोड़ी लिमिटेशंस है ना, कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो स्टार्ट हो चुकी होती है तो उनको ये मस्ट लगवानी चाहिए। लेकिन जो है वो हमारे थोड़े जो सोशल स्टिग्मास हैं उनको देखते हुए फर्स्ट हमने जो कैच की है पॉपुलेशन वो 9 से 14 इयर्स तक है। लेकिन ये है कि हम तो यही कहते हैं कि वंस इन अ लाइफ लगा लेनी चाहिए। देन चूँकि फिर आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी हम पेप स्मेयर जो है वो ऑफर करते हैं। सही। सो बेसिकली ये जो वैक्सीन है ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जब शादी हो जाती है या सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उस वक्त फिर पेप स्मेयर का जो टेस्ट है उसका रोल आता है। उससे पहले जो है ये वैक्सीन अगर लगा लें, नॉट नेसेसरी कि अगर कोई 14 से ज़्यादा का हो गया तो दे हैव मिस्ड द बोट, इसका ये मतलब नहीं है, उनको भी वैक्सीन की जा सकती है। हमारे यहाँ पे जो WHO ने हमारी गवर्नमेंट के साथ किया है कोलैबोरेट, वो इन द फॉर्म ऑफ कैंपेन आया है अभी। तो कैंपेन इस वक्त इस पॉपुलेशन को टारगेट कर रही है, लेकिन जब हमारे यहाँ वाइडली अवेलेबल होगा विद द हेल्प ऑफ आवर गायनेकोलॉजिस्ट और वो जो हमारी गायनी क्लिनिक्स हैं, तो उसमें ये कि 15, 16, 17 जो भी इस तरह की बच्चे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो भी ये वैक्सीन ले सकती हैं। बट वंस शादी हो गई है, सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, फिर पेप स्मेयर का रोल आता है जो टेस्ट है जो एवरी 3 ईयर करना होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट। वैक्सीन प्रिवेंटिव है, वो टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए है। सही। तो ये स्क्रीनिंग जैसे भी बता रही है कि प्रिवेंशन हमारी बिफोर वो वैक्सीन से हो गई। जो हमारी स्क्रीनिंग है वो हम अप टू 65 इयर्स ऑफ एज तक करवा सकते हैं 3 ईयरली, 3 साल में एक दफा करें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 15 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है। इशू ये कि लोग करवाना नहीं चाहते स्क्रीनिंग, वो आते ही नहीं है इस तरफ, उनका ध्यान ही नहीं जाता कि भाई उनको इस हवाले से स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए, सेहत की भी कोई फिक्र होनी चाहिए। लोग इस चीज को ना बहुत लाइटर ले रहे होते हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल नहीं है। ये कैंसर ऐसा है कि इसको हम 100% तक प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि 90% वाला जो पॉजिटिव एजेंट HPV है, जब हम वैक्सीन कर देंगे, जब हम इसको स्क्रीन करके अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो वो तो 100% क्योर में भी आ जाएगा ना, चाहे वो प्री इन्वेजिव हो चाहे वो अर्ली इन्वेजिव हो। हमें हम प्रिवेंटेबल डिजीज है तो हमें उसके लिए तो ज़्यादा काम करना चाहिए कि जिसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम वहाँ तक पहुँचेंगे ना कि कैंसर पहुंचे आए और उसके बाद एक डिफिकल्ट फेज शुरू हो। ट्रीटमेंट भी कोई आसान नहीं है, क्योर इज पॉसिबल, लेकिन एक तकलीफदेह अमल है। इसमें कीमो है, इसमें रेडिएशन है, इसमें सर्जरी है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो पूरा आपकी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, ना सिर्फ उस इंसान की, आई थिंक पूरा फैमिली इस चीज़ को कहीं ना कहीं बेयर कर रहा होता है। तो ये है कि प्रिवेंट किया जाए रादर देन हम आगे उस चीज़ को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बात वही होती है कि आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है, लेकिन हमारे यहाँ कौन इतना एहसास दिलाएगा कि सेहत का ख्याल भी रखना है, प्रिवेंशन भी करनी है। अगर आप ये वैक्सीन लगा लेते हैं तो ऑब्वियसली आप एक आने वाले बड़े मसले से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस जो है लोगों में डॉक्टर आयशा कैसे क्रिएट की जाए, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन के अपने खुद के लॉजिक्स होते हैं, ऑल्दो वो उनको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारी चीज़ें उन्हें खुद भी पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लॉजिक्स होती हैं। तो हर किसी को कैसे टारगेट करके ये मैसेज दिया जाए कि भाई यू हैव टू डू दिस, स्पेशली वो मदर्स जिनकी बच्चियों को
अब ये लगनी है वैक्सीन? देखिए मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि जो गायनाकोलॉजिस्ट है ना, चाहे वो सिंपल MBBS है, चाहे वो फेलो है, सही, वो शी इज़ द राइट पर्सन टू काउंसलिंग एंड कन्विंस द पेरेंट्स। देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक बच्ची अगर पैदा होती है, कोई हमारी पेशेंट से एक बेटी डिलीवर होती है, तो 6 वीक्स पे तो जब हम उसको स्क्रीन करेंगे फॉर द पेप स्मीयर, तो हम उसको साथ ये भी कह देंगे कि ये वाली जो बच्ची आपकी पैदा हुई है 9 साल की उम्र में, इसको ये वैक्सीनेशन भी लगाना ज़रूरी है। और ये सारा प्रोसीजर जो आपके साथ हुआ है ये इसके साथ भी इन फ्यूचर होगा। तो मैं यही समझती हूँ कि गायनाकोलॉजिस्ट का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उससे उसके बाद जो है ना उसके पास पेशेंट फ्रीक्वेंटली आता रहता है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 25 साल से लेके 42 ईयर्स की एज तक पेशेंट उसका चलता रहता है। तो शी और ही इज़ द राइट पर्सन टू काउंसलिंग रिगार्डिंग द पैप स्मीयर, वैक्सीनेशंस एंड द मैनेजमेंट ऑप्शन। प्लस ये कि सोशल मीडिया इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मीडिया है, वो मीडियम है, वो सोशल मीडिया है। यस। आप थ्रू सोशल मीडिया है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है। जैसे हम ब्रेस्ट के हवाले से एक स्क्रीनिंग जब अक्टूबर आता है तो हम उस पर सारा बताते हैं कि मैम वो कराना है। तो आई थिंक इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो मीडियम है वो यही है। हम इसके थ्रू अवेयरनेस पहुंचाएं लोगों तक, तो मेरे ख्याल में लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि इस वक्त लोगों की सारी अटेंशन इंक्लूडिंग अस कहीं ना कहीं वही सोशल मीडिया ही होती है, तो उससे मे बी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएं और लर्निंग हो हमारी। डॉक्टर मारिया, आपकी बात क्या मैसेज देना चाहेंगी? और कैंपेन के हवाले से भी? बस कैंपेन के हवाले से मुझे यही कहना है कि ये जो एक एफर्ट है हमारी गवर्नमेंट की, तो इससे जो है वो हमारी जो 9 to 14 ईयर्स की पॉपुलेशन है वो भरपूर फ़ायदा उठाएं, और ज़ाहिर है उनके लिए डिसीजन मेकर्स उनके पेरेंट्स हैं, उनकी मदर्स हैं, तो वो इस चीज़ को यूटिलाइज करें। ये फेज़ 1 है। फेज़ 1 में सिंध, पंजाब एंड जो हमारा फेडरल कैपिटल है उसको हमारी गवर्नमेंट कवर करेगी। उसके बाद फिर इन द नेक्स्ट फेज इंशाल्लाह KP और बलूचिस्तान को भी करेंगे। तो मैसेज यही है कि ये जो वैक्सीन है ये प्रिवेंशन के लिए है। HPV वायरस जो है वो बहुत कॉमन, इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। तो इस एज ग्रुप के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ये कैंपेन लेकर आई है इसका फ़ायदा उठाया जाए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फेजेस में जो फर्दर एज ग्रुप्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह उनको भी कवर अप कर लिया जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर मारिया हमारे शो पर आए, और ये जो कैंपेन है इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, और जो लोग जो बच्चियाँ स्कूल में हैं डेफिनेटली उनको ये वैक्सीन लगेगी तो उनका फ़ायदा ही होगा। इसकी अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने इर्द गिर्द सेहत के मामलों का ख्याल रखें, हाइजीन के मामलों का ख्याल रखें, और स्पेशली कंसर्न ज़रूर होना चाहिए ख़वातीन को कि उनकी सराउंडिंग में अगर कोई कैंपेन चल रही है या उनको किसी चीज़ करने को कहा जा रहा है तो ज़रूर उस पर फोकस करें, और आपकी जो डॉक्टर हैं गायनी की उनसे ज़रूर आप डिस्कस करें। चलिए जी, आज का शो का जो टाइम है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर, इसका फीडबैक देना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।